हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है द ऑफिस एकेडमी के 15 मिनट शो में। और 15 मिनट शो में हम लोग बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे और ईएमआरएस, डीएसएसबी और केवीएस, एनवीएस जैसे एग्जाम्स में भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये क्लास। तो आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहला हम लोग इफ्ला के बारे में हम लोग आज का टॉपिक है और इफ्ला से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इफ्ला? तो इफ्ला के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है या इफ्ला का मतलब क्या होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस इसका फुल फॉर्म होगा, या इंटरनेशनल फोरम ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस होता है, या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लिटरेचर एसोसिएशन होता है, या इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये सीधा इसका आपको ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इफ्ला का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन है, यानी अंतरराष्ट्रीय क्या है, एक समूह है जो किससे रिलेटेड है, लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इन लाइब्रेरी एसोसिएशनों का भी ये फेडरेशन है। तो सबसे बड़ा तो क्या होता है, लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है, और ये लाइब्रेरी एसोसिएशनों का भी एक अंतरराष्ट्रीय समूह है। तो इफ्ला का मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, और लास्ट में एक शब्द जुड़ा होगा इंस्टीट्यूशन। ये एक संस्था के रूप में काम करती है। तो ये आपका पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इफ्ला की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इफ्ला की स्थापना की बात की जाए तो इफ्ला की स्थापना जो हुई है 1925, 1927, 1931, 1947। तो एक चीज जान लीजिएगा कि इफ्ला की स्थापना जो हुई वो सबसे पहली बात तो हम लोग बात करेंगे कि लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूके का है, यानी जो ब्रिटेन का जो पुस्तकालय संघ है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1877 में हुई थी। अमेरिका का पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी। एक साल बाद ब्रिटेन का पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई थी 1877 में। और इस लाइब्रेरी एसोसिएशन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, यानी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक बैठक बुलाई गई ब्रिटेन में। जो कौन से शहर में ये बैठक बुलाई गई थी? एडिनबर्ग में। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है। तो 50वीं वर्षगांठ पे, और कौन से ईयर में यह बैठक बुलाई गई थी? तो 1927 में बैठक बुलाई गई थी। कहां पे बुलाई गई थी? तो एडिनबर्ग में बुलाई गई थी। एडिनबर्ग कहां है? तो स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड किसका पार्ट होता है? तो एक तरह से ब्रिटेन का ही पार्ट होता है। स्कॉटलैंड ये ब्रिटेन का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहां पे इस बैठक में इफ्ला की स्थापना हुई थी। 1927 में इफ्ला की स्थापना हुई थी। तो इफ्ला की स्थापना कौन से ईयर में हुई? 1927 इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ्ला की स्थापना कहां हुई थी? तो इफ्ला की स्थापना पेरिस में हुई थी, लंदन में हुई थी, एडिनबर्ग में हुई थी, या जेनेवा में हुई थी? तो इसका आंसर इसके प्रीवियस एग्जाम में जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेनेशन में ही आपको मिल गया होगा। एडिनबर्ग, और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ्ला की स्थापना किस कार्यक्रम के दौरान हुई थी? इफ्ला की स्थापना किस कार्यक्रम के दौरान हुई थी? वर्ल्ड बुक फेयर के दौरान हुई थी, या 50वीं वर्षगांठ के सम्मेलन में हुई थी? किसकी 50वीं वर्षगांठ के सम्मेलन? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके के जो पुस्तकालय संघ था उसके 50वीं वर्षगांठ के सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो बिल्कुल मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन में जब एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो इस बात को मेंशन किया था, और उस एक्सप्लेनेशन से इसका आंसर यहां पे आपको मिल गया। तो इफ्ला की स्थापना जो लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूनाइटेड किंगडम का है उसकी 50वीं वर्षगांठ के सम्मेलन के दौरान इफ्ला की स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है। तो 1927 में हुई थी। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इफ्ला का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना तो एडिनबर्ग में हुआ था। स्थापना कहां पे हुआ था? एडिनबर्ग में हुआ था। लेकिन इसका बाद में मुख्यालय क्या कर दिया गया? मुख्यालय कहां बनाया गया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय कहां पे बनाया गया? वॉशिंगटन डीसी में इफ्ला का मुख्यालय है, या पेरिस में इसका मुख्यालय है, या द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, या लंदन में इसका मुख्यालय है? तो अगर इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका मुख्यालय कहां है? द हेग नीदरलैंड में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीदरलैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय का आधिकारिक नाम क्या है? तो सेम इसके प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करते हुए, क्योंकि नीदरलैंड की बात आ गई और नीदरलैंड की राष्ट्रीय
पुस्तकालय क्या होता है? तो नीदरलैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय का आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नाम, करंट नेम, प्रेजेंट नेम क्या है? तो बिब्लियोथेक वन नीदरलैंड है, या नियोनेल बिब्लियोथेक एम्स्टर्डम है, या कनिंग कलीजे बिब्लियोथेक है, या रिस्क बिब्लियोथेक है। तो अगर बात करें तो जो नीदरलैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय है, नीदरलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, वो कहां पे है? द हेग में है राष्ट्रीय पुस्तकालय। और इस राष्ट्रीय पुस्तकालय को कनिंग कलीजे कनिंग कलीजे कनिंग कलीजे कनिंग कलीजे बिब्लियोथेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कहां पे है? स्थित है द हेग में। और इसी राष्ट्रीय पुस्तकालय में इफ्ला का हेडक्वार्टर है। इफ्ला का हेडक्वार्टर इसी नीदरलैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय में है, जिसको हम क्या कहते हैं? पहले इसको रॉयल लाइब्रेरी के नाम से जानते थे, रॉयल नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जानते थे, अब इसको कनिंग कलीजे बिब्लियोथेक के नाम से जानते हैं। और इफ्ला का मुख्यालय द हेग में इसी राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थित है। अगला है इफ्ला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इफ्ला का मुख्य उद्देश्य टू प्रमोट लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यानी लाइब्रेरी को डिजिटलाइज करने से, या टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ग्लोबली। तो बिल्कुल सही है, ये लाइब्रेरीज के इंटरेस्ट को या रुचि को बढ़ाने के लिए और सूचना तंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए इफ्ला को बनाया गया है। तो इफ्ला का मुख्य उद्देश्य होता है जो पुस्तकालयों के सूचना सेवा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में रुचि बढ़ाने के लिए ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। फिर बात करते हैं इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस का आयोजन, यानी WLIC की बात करें, जो हर साल एक सम्मेलन इफ्ला के द्वारा आयोजित की जाती है, WLIC। तो वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस की अगर बात करें, तो WLIC की अगर बात करें, तो ये प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित की जाती है। प्रतिवर्ष ये इफ्ला के द्वारा ये आयोजित की जाती है, एवरी ईयर। अगला है इफ्ला और यूनेस्को के सहयोग से कौन सा महत्वपूर्ण घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो जारी किया गया? तो बिल्कुल सही आंसर है, यूनेस्को और इफ्ला के द्वारा मिलकर पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालयों का घोषणा पत्र जारी किया गया, याद रखिएगा। तो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो से रिलेटेड इन दोनों का सहयोग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इफ्ला का मुख्य कार्यक्रम नहीं है? तो नहीं है, हमेशा ध्यान रखेंगे, उस पर नजर बनाए रखेंगे। तो ALP, PAC, CLM, तो ये तीनों ही इफ्ला के कार्यक्रम है, यूनिसिस्ट नहीं है, क्योंकि यूनिसिस्ट जो प्रोग्राम होता है वो यूनेस्को का प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? यूनेस्को का। तो इस हिसाब से ये आंसर नहीं है, तो ये आंसर सही है। और ये तीनों ही क्या है? इफ्ला के हैं, इफ्ला के प्रोग्राम है। फिर इफ्ला और PAC यानी प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन जो प्रोग्राम है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, वो किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का प्रोग्राम है। तो इससे किससे रिलेटेड है? तो बिल्कुल हम अभी नाम लिए है प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन, तो PAC का मतलब यहाँ पे किस चीज से है? प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन से संबंधित है। फिर इफ्ला के कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम आता है CLM। CLM किससे रिलेटेड है? कॉपीराइट एंड लीगल मैटर से, या कैटलॉगिंग एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट से, या कम्युनिकेशन एंड लर्निंग मॉडल से, या कलेक्शन एंड लिटरेचर मैनेजमेंट से। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? कॉपीराइट एंड लीगल मैटर से CLM का फुल फॉर्म होता है, जो एक तरह से इफ्ला को कानूनी रूप से सलाह देने का काम करता है, लीगल मैटर्स पे कॉपीराइट से रिलेटेड काम करता है। बिहार जीविका भर्ती के लिए जितने भी पद सृजित हैं, उन सभी पदों के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा कोर्सेज शुरू किए गए हैं, क्लासेस शुरू किए गए हैं, जिसमें आपको डेप्थ क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ्स, जीविका स्पेशल साइंस और कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों को बहुत गहराई से के साथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड क्लासेस, चैप्टर वाइज MCQ और बोर्ड PDF हिंदी माध्यम में उपलब्ध कराई जाएगी। और आजकल तो आप लोगों को TOA 30 से अब 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो इसमें 30% का डिस्काउंट मिलेगा। इफ्ला का
फेफे फेफे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है या कहें तो पार्ट होता है किसका, इफ्ला का। तो फेफे का कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेफे इफ्ला का कार्यक्रम है, सबसे पहली बात तो ये है। और फेफे का मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या फाउंडेशन ऑफ एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन इन फेडरल एजुकेशन, फेडरेशन ऑफ एकेडमिक एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, या फाइल एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन फ्रीडम एस्टेब्लिशमेंट। तो इसका सही आंसर बिल्कुल पहला ऑप्शन है और फेफे का फुल फॉर्म यही है। फेफे का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सेस, सूचना तक, लोगों तक पहुंच बढ़ाने की फ्रीडम की बात करता है ये फेफे। फेफे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं। तो प्रोटेक्टिंग ये इंटेलेक्चुअल फ्रीडम यानी बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देने का काम करता है, सुरक्षात्मक आवरण करने का काम करता है ये फेफे, जो इफ्ला का कार्यक्रम है। इफ्ला का बीएसएलए का मतलब क्या होता है, तो बीएसएलए का मतलब यहाँ पे आपको बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा इफ्ला का मुख्य कार्यक्रम नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, हमेशा ध्यान रखेंगे, जोर देंगे उस चीज पे। इफ्ला का मुख्य कार्यक्रम जो नहीं है, बाकी के 3 कार्यक्रम हैं। तो यूएपी यानी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन हो गया, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल हो गया, पीएससी प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन हो गया, ये तीनों ही क्या है, इफ्ला के कार्यक्रम है, इफ्ला के कार्यक्रम है। लेकिन ओसीएलसी एक संस्था है जो ओहियो में है, तो ये इसका सही आंसर ओसीएलसी, बाकी के सब ये तीनों ही इफ्ला के कार्यक्रम में आते हैं। इफ्ला और यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का अंतिम संशोधन कब जारी किया गया है, तो 1972 में, 1994 में, 2001 में और 2022 में। तो लेटेस्ट जो बात करें तो 2022 है, इसके पहले 1994 हुआ करता था। तो 2022 में WLIC की बैठक हुई थी, उसमें 2022 में इफ्ला और यूनेस्को के पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट किया गया और संशोधित किया गया, और इसके पहले 1994 में जारी किया गया। एशिया और ओशिनिया के लिए इफ्ला क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे बनाया गया है, तो बिल्कुल सही आंसर है सिंगापुर में, सिंगापुर में बनाया गया है क्षेत्रीय कार्यालय एशिया और ओशिनिया के लिए। इफ्ला के सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले सचिव जनरल यानी कहें तो सेक्रेटरी जनरल कौन रहे हैं, जिनका कार्यकाल 1929 से 1958 तक यानी टोटल 29 साल तक रहा है, तो इनका सही आंसर है सेसे पीटर सेवेंसमा। तो पीटर सेवेंसमा की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल के पद पर सबसे अधिक लंबे समय तक बने रहने का इनका रिकॉर्ड है। 1929 से 1958 तक 29 साल तक ये सेक्रेटरी जनरल बने रहे, किसके, इफ्ला के, और इनका नाम है पीटर सेवेंसमा। बात करते हैं नेक्स्ट, इफ्ला के नेतृत्व अधिक बार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो अगर देखा जाए तो अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, महासचिव का कार्यकाल बदलता रहता है, महासचिव का कार्यकाल 5 साल तय होता है, और अध्यक्ष और महासचिव दोनों 4 साल के लिए कार्यकाल की सेवा होती है, या अध्यक्ष चुनाव के बाद जीवन भर के लिए होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल का होता है, महासचिव का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। अभी देखे ना सेक्रेटरी जनरल सेवेंसमा को 29 साल तक रहे, तो अध्यक्ष का कार्य, प्रेसिडेंट का कार्य 2 साल का होता है, और महासचिव का कार्यकाल अनिश्चित होता है। व्हाट इज द ब्लू शील्ड, ब्लू शील्ड क्या होती है, तो ब्लू शील्ड एक ऐसा संस्था है जो इफ्ला के द्वारा विकसित किया गया है सहयोग से, और यह युद्ध और नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा के दौरान जितने भी पुरातात्विक चीजें हैं उनको संरक्षित करने, या कल्चरल जो चीजें हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ब्लू शील्ड बनाया गया है। तो यूनेस्को का कॉपीराइट प्रोग्राम है, तो कॉपीराइट से इसका लेना देना नहीं है। एन इंटरनेशनल नेटवर्क टू प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड, युद्ध के दौरान और प्राकृतिक आपदा के दौरान। तो युद्ध के दौरान और प्राकृतिक आपदा के दौरान जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक ब्लू शील्ड बनाया गया है, जो इफ्ला के सहयोग से विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बी।
अगला पॉइंट है यूनीमार्क किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा, या इफ्ला के द्वारा, या यूनेस्को के द्वारा। तो यूनिवर्सल मार्क कहते हैं इसको। यूनिवर्सल मार्क का मतलब यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉग होता है, जो किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये इफ्ला के द्वारा विकसित किया गया है। यूनीमार्क पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, 1967 में, 1977 में, 1985 में, 1992 में। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है, 1977 में इसको प्रकाशित किया गया था। इफ्ला के संदर्भ में आईसीसीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो आईसीसीपी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चर, नहीं ये नहीं होगा, ये होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल होता है। अब देखते हैं कैटलॉगिंग प्रिंसिपल किस में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईसीसीपी पर आयोजित कब हुआ था, तो ये 1961 में हुआ था और पेरिस में हुआ था। तो ये 1961 इज द राइट आंसर। आईसीसीपी की कैटलॉगिंग से संबंधित ये पहली बैठक थी 1961 में पेरिस में। 1961 में जो आईसीसीपी सम्मेलन हुआ था उसका प्रमुख परिणाम क्या था और इसको किस नाम से जानते हैं, तो 1961 में आईसीसीपी सम्मेलन को हम पेरिस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, पेरिस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा टारगेट बैच बनाया गया है, जिसमें लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ और रीजनिंग जैसे हिंदी माध्यम में आपको क्लासेस कराई जाएंगी, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, और जिसमें 15 टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल होगा और 999 मात्र में ये उपलब्ध होगा। लेकिन अभी आपको फिलहाल 30% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है कोई भी कोर्स खरीदने में, जिसमें आपको TOA 30 कूपन कोड यूज करके आप इसको परचेज करेंगे तो 30% का डिस्काउंट आपको उपलब्ध होगा। अगला है आईएसबीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इफ्ला भी, आईएसबीडी जो है वो एक तरह से इफ्ला का ही प्रोग्राम है और इफ्ला के प्रोग्राम है, और ये आईसीएमई जो बैठक हुई थी 1969 में, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट के नाम से बैठक हुई थी कोपेनहेगन में। उसके परिणाम स्वरूप आईएसबीडी आया था, और आईएसबीडी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं इन आईएसबीडी की संकल्पना इफ्ला द्वारा पहली बार किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी, तो इसका सही आंसर है 1969 में, क्योंकि आईसीएमई यानी इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट की बैठक 1969 में हुई थी। आईसीएमई यानी इंटरनेशनल मीटिंग इन ऑन कैटलॉगिंग, जितने भी कैटलॉगिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट्स थे इस बैठक में बुलाए गए थे, जो इफ्ला के द्वारा आयोजित हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था, 1969 में। कहां हुआ था, कोपेनहेगन में। और इसी के परिणाम स्वरूप आईएसबीडी का पहला संस्करण आया था। आईएसबीडी का पहला संस्करण मोनोग्राफ में आया था और 1971 में आया था। तो ये 1969 के परिणाम स्वरूप ही आईएसबीडी का निर्माण किया गया है। आईएसबीडी का पहला संस्करण किस प्रकार की सामग्री के लिए विकसित किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, जिसको पहले सीरियल्स के नाम से जानते थे। सीरियल्स का मतलब आईएसबीडी एस के नाम से जानते थे, आईएसबीडी एस के नाम से जानते थे। अब इसको हम आईएसबीडी ईआर के नाम से जानते हैं। अब इसको हम आईएसबीडी ईआर कहते हैं, पहले इसको आईएसबीडी एस कहते थे। तो सीरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, कॉन्टिन्यूइंग रिसोर्सेस, नहीं गलत बोल दिए, ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस जो है कंप्यूटर फाइल के नाम से जाना जाता था। अब ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस सीएफ के नाम से जाना जाता था, ISBDCF। सीरियल्स जो अब सीआर के नाम से जानते हैं, सीआर कॉन्टिन्यूइंग रिसोर्सेस, पहले आईएसबीडी एस के नाम से जानते थे। मोनोग्राफिक पब्लिकेशन, तो आईएसबीडी जो 1971 में आया था वो एम था, एम का मतलब मोनोग्राफिक हो जाएगा।
फिर आईएसबीटी सीएम किस प्रकार की सामग्री के लिए होती है, तो कार्टोग्राफिक रिसोर्सेज के लिए सीएम यूज करते हैं। कार्टोग्राफिक मटेरियल यानी सीएम का मतलब कार्टोग्राफिक मटेरियल, तो कार्टोग्राफिक रिसोर्सेज के लिए होता है, जैसे मैप्स हुआ, ग्लोब हुआ, एटलस हुआ, तो ये सब कार्टोग्राफिक मटेरियल होते हैं। इनके लिए जो आईएसबीटी बनाया गया है वो आईएसबीटी एम के नाम से जाना जाता है। बिहार जीविका भर्ती ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ये जितने भी पद सृजित किए गए हैं इन सभी पदों के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी में कोर्स आपके चल रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ्स, जीविका स्पेशल साइंस, कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा गहराई के साथ, और सभी क्लासेस के रिकॉर्डेड और चैप्टर वाइज एमसीक्यू हिंदी माध्यम में मिल जाएगी। 2025-26 सेशन के लिए ये है, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं इसको द ऑफिसर्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें 30% डिस्काउंट भी मिलेगा TOA30 कूपन कोड यूज करने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आपके साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।